नमस्कार दोस्तों, आज हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं अनहद की मदद से। ख़ास तौर से शबनम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज इस दौर में मीडिया की भूमिका जो है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है, मौजूदा जो हालात हैं उसमें जो मीडिया जो भूमिका अदा कर रहा है, जो भूमिका अदा करनी चाहिए, इस पर एक सेमिनार रखा है। कोरोना की वजह से हम सब लोग एक साथ बैठने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि विचारों का आदान प्रदान इस तरह से हम कर पा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी कि आज सुबह से हम सुन रहे हैं, हमने निरंजन को सुना, हमने सीमा मुस्तफ़ा का सुना, अभी हरतोष को सुना, और इन लोगों ने बहुत विस्तार से बताया कि आज के दौर में जो मीडिया है वह ऐसा क्यों है, किस लिए इस तरह से मीडिया अपनी भूमिका अदा कर रहा है, क्या उसके पीछे सोच है। मैं यहाँ बिल्कुल दूसरे सिरे से बात अपनी शुरू करना चाहूँगी। हमें आज के दौर में भी दिखाई दे रहा है कि मीडिया में बहुत से साथी ऐसे हैं जो कोरोना का संकट हो, जो नफरत के वायरस का संकट हो, जो मीडिया पे हमले का संकट है, सबको झेलते हुए बहुत मजबूती से मीडिया को जिंदा रखने के लिए अभी भी मैदान में लगे हुए हैं। मैं उन सबको, सारे साथियों को सलाम करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। सबसे पहले सिद्धार्थ वरदराजन का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर मैं, जो वायर के संस्थापक, फाउंडिंग एडिटर में से हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एफआईआर की। एफआईआर किस मसले पर की, किस तरह से की, किस तरह से लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर चल के उनके घर पर पुलिस पहुंचती है, उन्हें नोटिस देती है। ये सारी चीजें एक बात बहुत साफ बता रही हैं कि मीडिया में जो लोग सही ढंग से काम करना चाहते हैं, जो मीडिया की जो भूमिका है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर बातचीत करना चाहते हैं, उन पर हमले बहुत तेज हुए हैं। सिद्धार्थ वरदराजन वायर पर जो उन्होंने लिखा वो हम सबकी नोटिस में है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं जनता कर्फ्यू के बाद, जिस तरह से लॉकडाउन जब अनाउंस होता है उसके 4-5 घंटे बाद अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर मूर्ति की स्थापना करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सबको जानकारी में है। लेकिन इस पर लिखने, इस पे क्रिटिकल डिसेंट की आवाज को सामने रखने का काम जब सिद्धार्थ अपने लेख में करते हैं तो उसे दूसरे ढंग से पेश करके उनके खिलाफ उन्हें निशाना लिया जाता है। इससे कम से कम एक बात साफ है कि जब मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल दूसरे ढंग की रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस पे सुबह से साथी बात कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं टीवी चैनलों पर भी, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया को बचाने की कोशिश, क्रेडिबिलिटी को बचाने की कोशिश पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात मुझे लगी कि जैसे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिक्वेस्ट की अपने भाषण में, देश के नाम जो संबोधन उन्होंने किया, कि तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि नौकरियों से ना निकाला जाए। जिन लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी नौकरी को सुरक्षित रखें। तो मुझे तुरंत लगा कि देखिए क्या विडंबना है, जो दिखाने वाले टीवी चैनल हैं, जो खबर छापने वाले अखबार हैं, वे सारे इस खबर को दिखा रहे हैं। वो 7 वचन की बात जो कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाई जा रही है, हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन खुद उसे वे लागू नहीं करते। इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, उस समय तमाम मीडिया घरानों में जबरदस्त छटनी का दौर चल रहा है। लोगों को नोटिस जा रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम अखबार, टीवी चैनल, हर जगह अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा कितने लोगों की छटनी यही मीडिया घराने, जो बाकी तमाम चीजों पे वाहवाही कर रहे हैं, सरकार की तमाम निर्देश पालन करने के लिए लोगों से बोल रहे हैं, ये जो मालिक हैं, ये 21 दिन के लॉकडाउन को झेल नहीं पा रहे हैं। और वे चाह रहे हैं कि तमाम गरीब, दिहाड़ी मजदूर, बेघर, सड़क पे रहने वाले लोग लॉकडाउन को वैसे ही फॉलो करें और कोई और लोग उनको चैरिटी पर दिखाएं, उनसे बातचीत करें। ये बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों।
हम बतौर मीडिया कर्मी मीडिया की जो स्थिति है उस पर बात बहुत कम करते हैं, किन स्थितियों में मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं इस पे बात बहुत कम करते हैं। हमारे बगल के साथी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग, और अचानक एक मेल के जरिए उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी नौकरी खत्म हो गई। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो पूरा नजारा हमें दिखाई दे रहा है, जिस पे तमाम और लोगों ने भी बात की। मैं 2-3 चीजों पे अपना ध्यान रखना चाहूंगी और आपसे भी चाहूंगी कि इस पे हम अगर बात कर सकें। आखिर मीडिया किन के खिलाफ या किन के पक्ष में बात कर रहा है? आजकल जब से कोरोना का संकट, कोरोना सुनामी देश में है, तब से बहुत सी चीजें एक साथ घटित हुई हैं। मध्यम वर्ग बहुत पावरफुल हुआ है, मिडिल क्लास जिसमें हम और आप आते हैं, बड़ा सेक्शन आता है, 20 से 30% के करीब आबादी का। आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव वेव चलाने की कोशिश हो रही है। यह पॉजिटिव वेव सिर्फ थाली बजाने के वजह से नहीं है, या सिर्फ 9 दिया जलाने या बाहर मशाले जलाने या पटाखे जलाने की वजह से नहीं है। ये पॉजिटिव वेव इस तरह से क्रिएट की गई है, इस तरह से इसको पूरी तरह फैलाया गया है, और इसको फैलाने का काम मीडिया ने किया है, जिससे यह लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हैं, जो देश की 70% आबादी है जो संकट में फंसी हुई है, उसके बारे में हम संवेदनशील ढंग से सोचना बंद कर दें। हम सोचे ही नहीं। मैं दिल्ली में रहती हूं। दिल्ली में जब लॉकडाउन के समय हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतरे, जिस तरह का नजारा कल आपने देखा कि मुंबई में हुआ, वहां लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो उतरे। इससे पहले सूरत में हमने देखा, सूरत में लोग सामने आए। आप देखिए कि जो हमारा मीडिया है वो किस तरह की खबरें देता है। वह बताता है कि ये तमाम लोग बिल्कुल ही अपॉर्चुनिस्ट हैं, किसी भी तरह से कोरोना से हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यानी उनका देश अलग है और हमारा देश अलग है। इस तरह की तमाम खबरें मीडिया के एक अच्छे खासे हिस्से में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों ने वहां जाकर उनके हाल लिए, उनकी रिपोर्टिंग की, उनसे बातचीत की, कोशिश की कि एक तस्वीर, उनका दुख दर्द सामने आए। दोनों ही तरह की कोशिशें इस दौर में चल रही हैं जिस समय हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा मीडिया है, जिसे आप कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बड़ी पैमाने पे गरीब मेहनतकश जनता है, जो महिला है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, उसके खिलाफ एक बिल्कुल दूसरे ढंग का माइंडसेट बना दिया गया है। मैं यहां सिर्फ ये नहीं कहना चाहूंगी कि ये ऊपर से फैसला हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथ जो काम करते रहे हैं, बहुत बड़े समय से हमारे साथ रहे हैं, उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हो गए हैं इस दौरान, जो बिल्कुल इसी लिहाज से सोच रहे हैं, इसी पैटर्न पे वे खुद सोचना शुरू कर दिए हैं, जिसका जिक्र हरतोष ने अभी किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन से पहले मालिकों के साथ एक बैठक करते हैं और एक पॉजिटिव खबरों की बारे में मीडिया जितना वहां से मांगा जा रहा है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर हम अपनी तरफ से उसको परोसने के लिए बिल्कुल वादा दे देते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं। इससे यह पता चलता है कि मीडिया के भीतर, चाहे वो मालिकाना स्तर पर हो, चाहे वो संपादक स्तर पर हो, चाहे वो रिपोर्टर के स्तर पर हो, एक सोच यह बन गई है कि कुछ खबरें पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक खबरें होनी चाहिए। सकारात्मक खबरें वो खबरें नहीं है कि जब प्रवासी मजदूर सड़क पे जा रहे हैं और रिपोर्टर अपनी कोशिश करके रिपोर्ट करके उनके लिए बुनियादी सुविधाएं पेश कर देता है, मुहैया कराने की कोशिश करता है, जिसे हम पहले कहते थे कि इम्पैक्ट होता है। ये वहां पॉजिटिव खबरें नहीं हैं। यहां पॉजिटिव खबरें इस तरह से आती हैं, आपको दिखाई देता होगा अपने टीवी चैनलों पर, कि लगातार लोग बताने की कोशिश करते हैं कि आसमान कितना नीला हो गया, चिड़ियों की आवाज आ रही है, नदी साफ हो गई, दिल्ली में यमुना कभी इतनी साफ नहीं हुई थी।
और ऐसे तमाम लोग ये भूल जाते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से लाखों लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। इस चिलचिलाती गर्मी में वे सड़क पर पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए महरूम हो रहे हैं। वो रिपोर्ट का फोकस नहीं रह पाता, क्योंकि रहना नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये लोग हमारे फोकस में नहीं रहेंगे। इसी तरह से आप देखिए, जब डॉक्टर नर्स सामने आकर बोलते हैं कि उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पीपीई नहीं है, खबर तो होती है, खबरें होनी ही पड़ेंगी, लेकिन इसे एक कैंपेन मोड पे चला के सरकार से जवाबदेही मांगने वाली किसी भी मेन मीडिया में कोई खबर, कोई कैंपेन हमें नहीं दिखाई देती जहां पर हम सरकार से ये मांगे कि आप ये जो दिल्ली के संसदीय इलाके को नई पार्लियामेंट को बनाने के लिए 20,000 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, उसे आप कोरोना में क्यों नहीं लगाते हैं? उसकी अधिसूचना भी आ गई, सारा काम शुरू हो गया है। 15,000 करोड़ कोरोना के बारे में बात होती है और वहां पर 20,000 करोड़। ये जो एक भूमिका मीडिया की होनी चाहिए थी, वह मीडिया की भूमिका बिल्कुल नहीं दिखाई देती हमको। मैं यहां कहना चाहती हूं कि बहुत सी खबरें हैं जो होनी चाहिए थी, जो हो सकती हैं। आज की तारीख में भी आप देखिए, जहां पर भी हम और आप हैं, वहां जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन अस्पतालों में कोविड के लोग हैं, वहां पे जो लोग साफ कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो नर्सें हैं हमारी, उनके बारे में हम कितना कम जानते हैं, कितनी कम खबरें करते हैं। खबरें करना ही नहीं चाहते। पहले भी हम नहीं करना चाहते थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो बिल्डअप होना चाहिए था, जो थाली बजा के एनवायरनमेंट होता है या यह दिखाकर होता है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समय कितनी बार हाथ जोड़ा, जब ये सारी खबरें, ये सारी काउंटिंग होने लग जाती हैं, तब ये काउंटिंग कौन करेगा, ये खबरें कौन लाएगा कि जो सड़क पर लोग हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं, उनमें से कितने लोग मौत की नींद सो रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जो सड़क पर हैं, ये सब हमारे और आपके ही साथ, हमारे और आपके जैसे ही भारतवासी हैं, लेकिन इनके बारे में आपको खबरें बहुत कम होती दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो ट्रैक है, मैंने बहुत कोशिश की इस दौरान बिल्कुल साधारण रोजगार करने वाले लोगों से बात करने की, और मुझे इस बात पर बहुत धक्का लगा। हालांकि इस बात का अंदेशा था कि उन तक वो जो दुष्प्रचार हमारा मीडिया पहुंचा रहा है, जो फेक न्यूज पहुंचाई जा रही है, खासतौर से तबलीगी जमात, जो एक वरदान के तौर पर इस सरकार को मिला कि सारा का सारा क्रेडिट, सारी की सारी चीजें उन्हीं के कंधों पे सौंप दी जाए, और उससे पहले कुछ भी नहीं था, इसके बाद ही सब कुछ है। जो दोषी है उसे पकड़ा जाना चाहिए, इस पे किसी को दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सारी की सारी भ्रामक खबरें, जो तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए, उन्होंने किस तरह से दुर्व्यवहार किया, किस तरह से उन्होंने मांसाहार की बात की, मदरसा हॉटस्पॉट राहुल कंवल चलाते हैं, ये सारी चीजें आप अगर एक लकीर में आप डाल के देखें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सुनियोजित ढंग से मीडिया का यह खेमा कोरोना के संकट के समय नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, और इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ा है। सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी चुनौती आज भारत के लिए यह है कि ये जो हमने नफरत नीचे तक बोई है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मीडिया क्या इस तरह की खबरें दिखाता है? मैंने तो अपनी इतने साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में पहली बार देखा कि पुलिस, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, या बाकी जगहों की पुलिस हो, नोएडा की पुलिस हो, वे मीडिया से कह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप भ्रामक खबरें फैलाना बंद करिए। तबलीगी जमात के बारे में आपने ये जो खबरें प्रसारित की, यह सरासर गलत थी। कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी ने मांसाहार के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की, किसी ने किसी पे थूका नहीं। लेकिन ये जो सारे ट्वीट हो रहे हैं पुलिस की तरफ से कम उससे एक बात तो साफ होती है कि
प्रशासन जितना, या सत्ता, प्रशासन तो ना कहिए, सत्ता जितनी नफरत फैलाना चाहती थी, मीडिया उससे आगे बढ़कर 4 गुना ज्यादा, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करके 10 कदम और आगे बढ़कर मीडिया के ये जो घराने हैं ये नफरत फैलाने लग गए। मीडिया पर एफआईआर तक की बात हुई, कुछ लोगों पर एफआईआर तक की बात हुई, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रजत शर्मा हो, सारे लोगों के ऊपर, जी टीवी के, जी न्यूज के सुधीर चौधरी हो, इन सब पर यहां तक मामला पहुंचा कि आपने इतनी नफरत फैला दी है कि अब उस नफरत को कायम रखना, उसके बाद कानून व्यवस्था को कायम रख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में जब मीडिया पहुंचा हुआ है, तब मुझे लगता है कि मीडिया की जो स्थिति है, मीडिया किस तरह से देश को बिल्कुल गहरे संकट में ले जाने के लिए मीडिया का यह जो खेमा है, यह बिल्कुल उतारू उतारू दिखाई देता है और इसे कहीं से भी शर्म नहीं है। जब पुलिस ऑल्ट न्यूज जो प्रतीक सिन्हा चलाते हैं महाराष्ट्र में, जो खबरें, गलत खबरें, फेक न्यूज का पर्दाफाश करती हैं, पुलिस ऑल्ट न्यूज की खबरों को ट्वीट कर रही है और बता रही है कि ये जो वीडियो है ये गलत है, और उसके बावजूद माफी मांगने में ये मीडिया घराने बहुत पीछे रहते हैं। और हमें इस दौर में दिखाई देता है कि तमाम संस्थाएं जिन्हें कंट्रोल करना चाहिए था, जिन्हें सवाल उठाने चाहिए थे, वे सिरे से नदारत है, सिरे से बिल्कुल खुली छूट इस समय मीडिया को दिखाई देती है कि हर तरफ मीडिया को एक खुली छूट फैली हुई है, मची हुई है खुली छूट। आपको जो मन आना है, जिस तरह से खबरें चलानी है, बाद में पुलिस उसका खंडन करती रहेगी कि ये फेक न्यूज है, ये न्यूज है, बाकी जिनको जो करना है वो तो आप कर ही सकते हैं। ये जो एक दौर है, इसमें मीडिया के ऐसे कर्मी या ऐसे जो घराने हैं जिन्हें आप और हम मान के चलते हैं कि उनकी पहुंच बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, वे बहुत साहसिक काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे सच को सामने लाने और जो नफरत की पूरी पूरी मशीनरी है, इसके खिलाफ किस तरह से वैज्ञानिक सोच को, तथ्यात्मक सोच को सामने लाया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है, इसे लाने का काम भी एक खेमा है जो बहुत मजबूती से कर रहा है। और इस समय जब क्राइसिस इतना तगड़ा है, इस खेमे की पहचान करना, उसे जगह देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उन्हें तो हम और आप नहीं रोक पाएंगे, हमारे पास वह ताकत नहीं है। वे क्यों कर रहे हैं यह समझना, और मुझे लगता है कि इस दौर में बहुत लोगों को समझ भी आ रहा है। जहां नहीं समझ आ रहा वहां समझाना बहुत जरूरी है कि ये सारा का सारा जो दुष्प्रचार है, जो कभी मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है, कभी अब तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ लोग बात करने लग गए हैं, नर्सों के खिलाफ लोग बात करने लग गए हैं, सफाई कर्मचारियों के खिलाफ लोग बात करने लग गए हैं। इसके खिलाफ हम कैसे बात कर सकें? और जो इस तरह का एक जहर फैलाया जा रहा है, कल गुजरात से भी एक वीडियो आया, 1-2 दिन पुराना होगा शायद, जिसमें बाकायदा सोसाइटी में लोग खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों से कुछ खरीदना नहीं है, हमें कुछ भी उनसे लेना नहीं है, उनका बायकॉट करना है। तो ये जो एक आरएसएस की सोची समझी रणनीति का प्रचार प्रसार मीडिया के एक बड़े खेमे से, जिसका बहुत बड़ा इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जिस समय हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमें इसे समझना, और वहीं दूसरी तरफ जो सही खबरें हैं, जो सच है आज के दौर का, उसे सामने लाना, लोगों तक पहुंचाना इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कहीं से ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बाहर से आएगा, कोई बड़े घराने का हृदय परिवर्तन होगा, दिल बदलेगा, क्योंकि यहां पर बिजनेस इंटरेस्ट बहुत साफ है, बिजनेस इंटरेस्ट कहीं से छुपे हुए नहीं है। और जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, जिस पे तमाम और लोगों ने भी बातचीत की, कि कमान बिल्कुल ऊपर से है, किस समय हमें किस तरह की खबरें दिखानी है, किन लोगों को नहीं दिखाना है, किस तबके के खिलाफ नफरत फैलानी है। तो इसमें एक जो ब्रिगेड है वो तो बहुत मजबूती से और पूरी की पूरी बेशर्मी से लगी हुई है। इस ब्रिगेड को ना मीडिया कर्मियों की चिंता है, इस ब्रिगेड को ना तो उन लोगों की चिंता है जो लोग
बड़ी मुश्किल से जिंदा रह रहे हैं। आप देखिए लॉकडाउन के बारे में जिस तरह की खबरें हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, इसके लिए पूरा का पूरा एक माहौल बनाया गया। लेकिन इस लॉकडाउन में उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए? कितने लोग हैं जिन तक खाना नहीं मिल रहा? सवाल सिर्फ खाने का भी नहीं है, उनके जिंदा रहने का है। कितने लोग हैं, उनके आंकड़े कितने लोगों ने सामने, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सामने ला रहे हैं, लेकिन उस पे जो बेस्ड रिपोर्ट्स हैं वह होनी बहुत कम हो गई हैं, उनको जगह मिलनी बहुत कम हो गई है। और एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगी कि इस दौर में एक और बहुत बड़ा संकट हुआ है। अखबारों में खास तौर से और बाकी जगहों पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आते हैं पैनल में, आप पाएंगे कि जो सरकारी पक्ष है वह तो रहता ही रहता है। एक व्यक्ति संघ समर्थक, संघ विचारक हो जाता है, एक व्यक्ति जो ऑफिशियल पोस्ट होल्डर है वो हो जाता है, और बाकी जो दूसरा व्यक्ति जाता है वो बहुत ही कम कुछ बोल पाता है। और वहीं अखबारों में आप पाइएगा कि जो ओपेड पेज हैं, जहां संपादकीय होता है, संपादकीय के बगल में जो लेख छपते हैं, इसमें लगातार आप पाएंगे कि उनकी भरमार हो जाती है, भरमार। अखबार तो अब कुछ जगहों पे पहुंच रहे हैं, कुछ जगहों पे कम पहुंच रहे हैं, और इस बहाने बहुत सी मैगजीन्स और बहुत से अखबारों ने अपने अपने संस्करण भी बंद कर दिए हैं। लेकिन विचारों की जो होड़ है, विचारों की जो लड़ाई है, वहां पर प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक में, यानी अखबार से लेकर टीवी चैनल तक में, जो एक क्रिटिकल वॉइस है, जो डिसेंट है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुनियादी चीज है, हमारी पत्रकारिता के लिए रीढ़ है। वरना अगर ये सब ना हो तो मीडिया पीआर एक्सरसाइज में तब्दील हो जाती है, जो कि हो रही है, कि जो वो चाहते हैं वही हम बोलते हैं, जो वो देखना चाहते हैं वही हम देखते हैं। इस दौर में सबसे बड़ी जो चुनौती है वह चुनौती यही है कि जो इस समय देश इतने ज्यादा संकट से है, दोहरा तिहरा संकट हमारे ऊपर है। लोकतंत्र संकट में है, सेकुलरिज्म संकट में है, गरीब संकट में है, हमारा मीडिया संकट में है, और कोरोना का संकट तो हमारे और आपके ऊपर है ही। ऐसे में किस तरह से हम इस संवाद को जारी रखें? असली और सही खबरें जो हम तक पहुंच रही हैं, जो हम करना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिना डरे हुए पहुंचाएं। सच को बोलना आज की तारीख में, सच को लिखना आज की तारीख में किसी भी और तारीख के तुलना में आज बेहद जरूरी है, क्योंकि सच को खत्म करने की साजिशें हैं। दूसरे ढंग का एक झूठ पूरी तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, और मुश्किल है कि हमारा परसेप्शन, जो हमारी अवधारणा है, हम पे इतना झूठ फेंका जाता है, इतना झूठ फेंका जाता है, व्हाट्सएप, टिकटॉक, हर जगह से, टीवी चैनलों से 24 घंटे नफरत का व्यापार 24 घंटे चलता रहता है, कि अगर हमने इसके खिलाफ सच के पक्ष में अपनी आवाज उठानी बंद कर दी तो शायद हमारा और आपका एक सभ्य समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत गहरी हैं। मीडिया के सामने वही चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं, और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और तमाम विपरीत परिस्थितियों में, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सच बोलने की कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मुझे लगता है कि आज के दौर में हमें सच बोलना बहुत जरूरी है, और सच को जितना भी संभव हो दूसरे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और कम से कम ऐसे समय देश की जो बहुसंख्य आबादी संकट में है, उसके संकट के साथ खड़ा होना बतौर भारतीय नागरिक मुझे लगता है कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। बतौर मीडिया कर्मी भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो बिल्कुल हाशिए पे लोग हैं, उनके दुख दर्द से हम अपने को जोड़ें, रिप्रेजेंट करें, लिखें, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बोलें सच को। शुक्रिया।